तो जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं, इसके पहले के वीडियोस में मैं एक्सरसाइज 1.2 यानी प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के सभी क्वेश्चंस कंप्लीट करा चुका था। आज हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है कि HCF 306 एंड 675 यानी 306 और 675 का HCF है 9, यानी पहली संख्या जो है 306 और अगली संख्या 675 का HCF 9 दिया गया है। इन दोनों का हमें LCM ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम ये समझ लेते हैं कि यहाँ पर हमें क्या क्या दिया गया है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर पहली संख्या है 306 और दूसरी संख्या है 675 और इन दोनों संख्याओं का HCF यानी तीसरी चीज जो हमें ज्ञात दी गई है वो है 9। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, LCM हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप प्रेजेंटेशन लिखेंगे, प्रश्न क्रमांक चौथे का हल यहाँ पर 1 लिख गया है, आपको 4 लिख लेना है। ठीक है, आप तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या लिखना है, हल, है ना। जैसा कि हम सवाल हल करते हैं, फिर लिखेंगे दिया गया है। पहली संख्या यहाँ पर दी गई है 306, दूसरी संख्या यहाँ पर दी गई है 675। इन दोनों संख्याओं का HCF दिया गया है हमें 9 और LCM इन दोनों संख्याओं का हमें ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, अगली स्लाइड में देखेंगे, हम लिखेंगे चूँकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम वो सूत्र जानते हैं। कौन सा सूत्र, जो हमने पहले सीखा है। क्या सीखा है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF गुणे LCM। अब आप सभी जानते हैं कि HCF यहाँ पर कितना है, 9, तो इसने मुझे 9 लिख रखा है। तो पहली संख्या है वहीं 306, दूसरी है 675 बराबर 9 गुणे LCM। 9 इस तरफ आएगा बटे में, तो लिखा जाएगा बटे में, बराबर बचेगा LCM, यानी हमारी किसकी वैल्यू निकलेगी, LCM की। अब हम क्या करते हैं कि 306 को 9 से काटते हैं तो 34 बार कटता है। अब 34 का गुणा 675 में करेंगे और गुणा करने पर हमें जो मिलेगा LCM वो हो जाएगा 22,338। अब देखिए दोस्तों, जैसा कि आप इस सूत्र का पहले भी प्रयोग कर चुके हैं और आप जानते हैं कि हमें HCF निकालना हो तो इसी प्रकार HCF उसी तरफ लिखा रहता है और LCM की जो वैल्यू है वो बटे में आ जाती। इस प्रकार इन 4 चीज़ों में से, यानी पहली संख्या, दूसरी संख्या, HCF और LCM में से 3 चीज़ें दी गई हों तो चौथी चीज़ हम आसानी से निकाल सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आशा करते हैं आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा, है ना दोस्तों। तो दोस्तों अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 टू दी पावर n। अब चूंकि देखिए ऐप में ऐसा लिखने का सिस्टम नहीं है कि n को घात के रूप में दिखाया जा सके। आप किताब में देख पा रहे होंगे 6 की घात है n, यहाँ पर गुणा में नहीं है। 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप प्रश्न को गौर से देखिएगा। आप इसको पॉज कर लीजिएगा, इस प्रश्न को गौर से देखिएगा। इस प्रश्न में लिखा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n 0 पर समाप्त हो सकती है। मतलब ये कह रहा है कि 6 एक संख्या है और 6 के ऊपर n कोई प्राकृत संख्या लेनी है। अब प्राकृत संख्या कौन होती है, 1 से लेके अनंत तक। अब यानी 6 की घात n है और n का हम मान लेंगे 1, तो 6 का कितनी बार गुणा करना है, 1 बार, तो 6 कम 6। तो अब बताइए कि क्या एंड में क्या आया, 6 आया कि 0 आया। तो बस यही कह रहा है हमसे कि आपको पता करके बताना है कि क्या कोई संख्या 0 पर समाप्त हो सकती है ना। तो अब आप कितनी बार गुणा कीजिएगा, आप मान लीजिए 3 बार गुणा कीजिएगा। 6 गुणे 6 गुणे 6 यानी 6 गुणे 6 गुणे 6 आपका होता है 6 संग 36 और 36 छक्के 216, है ना। तो क्या एंड में क्या आया, 16 आया। 16 का क्या आया, क्या 0 पे आया, नहीं आया। तो बस इस सवाल में हमें यही प्रूफ करना है कि 6 की घात n, जहां n कोई प्राकृत संख्या है, यानी n के मान हम 1 से लेके अनंत तक कुछ भी लेंगे तो यह संख्या कभी 0 पर समाप्त नहीं होगी। इसको कैसे करेंगे हम, आइए देखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हम हल के बाद लिखेंगे हम जानते हैं कि 6 की घात n
बराबर 2 की घात n गुणे 3 की घात n। अब ये जो साइड में n लिखे हैं ना, इनको घात के रूप में आपको लिखना है। तो 6 की घात n बराबर होगा 2 की घात n गुणे 3 की घात n में। अब ये लिखा क्या है, 2 और 3 है 6 के गुणनखंड, है ना। अब 6 की घात n है तो 2 की घात n और 3 की घात भी n होगी, आप सभी जानते हैं, है ना। तो 6 की घात n बराबर 2 की घात n गुणे 3 की घात n में 5 का एक भी गुणनखंड नहीं है। अब यहाँ पर हमारा ऐसा लिखने का मतलब क्या है, मतलब ये है कि अतः किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की घात n संख्या अंक शून्य पर समाप्त नहीं होगी। मैंने आपको बताया ना कि n के मान आप 1 से लेकर अनंत तक कुछ भी लीजिएगा, वो क्या शून्य पर समाप्त नहीं होगी, क्योंकि शून्य पर समाप्त संख्या कौन होती हैं, वही संख्याएं शून्य पर समाप्त होती हैं जो 5 से विभाजित होती हैं। अब 5 से विभाजित होगी कब, जब 5 का गुणनखंड होगा। 5 का गुणनखंड नहीं है, अतः वो संख्याएं क्या 5 से विभाजित नहीं होंगी, है ना। समझ पा रहे हैं ना। तो अब इसको दूसरी स्लाइड में आप देखिए, आपको क्या लिखना है, 5 से विभाजित नहीं होती हैं और ये संख्या 5 से विभाज्य नहीं है। अब 5 का गुणनखंड नहीं है तो वो 5 से विभाज्य भी नहीं है, जिसके लिए 6 की घात n अंक शून्य पर समाप्त होगी। अब ये संख्या शून्य पर समाप्त हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये 5 से विभाज्य नहीं है। आशा करते हैं आप इस सवाल को समझ पाए होंगे। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर, है ना। जो प्रश्न क्रमांक हमारा 6वां है वो हमसे कह रहा है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 13 गुणे 13 धन 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 धन 5 भाज्य संख्याएं हैं, और यदि हैं तो क्यों। तो आपको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले इस प्रश्न को पॉज कर लीजिए, आप समझिएगा प्रश्न क्या लिखा है। प्रश्न के कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 13 धन 13 और ये संख्या जो 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 धन 1 गुणे 1 धन 5, ये दोनों संख्याएं कैसी हैं, भाज्य हैं। अब भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, इसके बारे में हमने एक इंट्रो वीडियो बनाया था, जो कि आप 9th क्लास की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जिसमें मैंने सभी संख्याओं के बारे में बताया था। फिलहाल मैं यहाँ आपको बता दूं कि भाज्य संख्या कौन सी होती हैं। भाज्य संख्या वो होती हैं जिनमें जो संख्या है उससे तो भाग जाता ही जाता है, उसके अलावा अन्य संख्याओं से भी भाग चला जाए। मेरा कहने का मतलब है, जैसे मान लीजिए 3 है तो 3 में किससे भाग दे सकते हैं, केवल 3 से, है ना। तो ऐसी संख्या जिसमें उसके खुद के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग चला जाए वो भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 4 में 4 से तो भाग दे ही सकते हैं, 2 से भी भाग दे सकते हैं, है ना, तो वो संख्या कहलाएगी भाज्य। तो ये बताना है हमें कि जो संख्याएं हैं ना, इनका जो आंसर निकलेगा वो एक ऐसी संख्या निकलेगा जो अपने अलावा दूसरी संख्याओं से भी विभाजित होगी। ठीक है, क्या करते हैं इसके लिए, सबसे पहले हम लिखते हैं हल, फिर लिखेंगे दी गई संख्याएं, फिर क्या लिखना है, हमें जो संख्या दी गई है 7 गुणे 13 बराबर 13 और 7 गुणे 11 धन 1, है ना। अब देखिए यहाँ पे 13 क्या ले लिया मैंने, कॉमन ले लिया। अब 7 गुणे 11 गुणे 13 में से 13 यहाँ से निकल गया और 13 यहाँ से निकल गया, तो जहाँ 13 था वहाँ क्या बचा, 1 बचा। देखिए ब्रैकेट में आप देख पा रहे होंगे 7 है, 11 है और 1 है, क्योंकि 13 क्या निकल गया बाहर। और देखिएगा अब 13 ये है और 11 का 7 में गुणा करेंगे, 11 7 77 और 1 78, यानी 13 गुणे 78। अब ये जो 13 गुणे 78 है ये हमारी क्या है, एक भाज्य संख्या है। अब भाई 13 गुणे 78 भाज्य संख्या कैसी है, आप जानते हैं कि इसमें दो संख्याएं हैं। 13 किससे कटती है, केवल 13 से, और 78 किससे कट जाएगी, 2 से भी कट जाएगी, है ना, 4 से भी कटेगी, है ना। तो ऐसी संख्याएं जो अपने अलावा अन्य से भी कट जाएं वो संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब 13 का 78 में गुणा करेंगे, जो भी संख्या आएगी वो 13 से भी कटेगी और 4 से भी कटेगी, 2 से भी कटेगी, यानी ये क्या है, एक भाज्य संख्या है। ठीक है, अब इसी प्रकार हमें सिद्ध करना है अपनी दूसरी संख्या को। दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या है 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 धन 5। अब यहाँ पर हम 5 कॉमन ले लेते हैं, तो बिल्कुल वैसे ही करेंगे। अंदर बचेगा 7 गुणे 6 गुणे 1, अब 1 कहाँ बचा, 5 के स्थान पर, है ना, 1 बचा, गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और फिर 1 बचा किसके स्थान पर, 5 के स्थान पर। अब आप देखिएगा कि 5 बचा हुआ है बाहर
अंदर क्या बचा है 7, 6, 4, 3, 2 सब गुणे में है और 1, इन सब का गुणा करते तो आता है 1008। 1008 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1009। यानी ये जो संख्या है ना, ये जो संख्या है वो 5 से तो कटती ही है, 1009 से भी कटती है। अब देखिए जो संख्या अपने अलावा अन्य संख्याओं से कटे तो वो भी क्या कहलाएगी, भाज्य संख्या कहलाएगी, है ना। तो जो भी क्या है एक भाज्य संख्या है। तो हम लिखेंगे अतः दी हुई दोनों संख्याएं कैसी संख्याएं हैं, भाज्य संख्याएं हैं। और इस प्रकार आप जैसे मैंने लगाया है इसी प्रकार के प्रेजेंटेशन करते हुए आप सवाल लगाएंगे, ठीक है। और बराबर के नीचे बराबर संख्याओं का विशेष ध्यान रखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद पुनः मिलेंगे। अब इस प्रश्न को फिर से पॉज कर लीजिए और इसको समझिएगा। प्रश्न कह रहा है कि किसी खेल के मैदान में, आप गोला बना लीजिए, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। अपने स्टेडियम में तो देखा होगा चारों तरफ दौड़ने का एक पथ बना रहता है ना, जहाँ पे लोग दौड़ते हैं। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं भाई, ठीक है। जबकि इसी मैदान को यदि रवि चक्कर लगाता है तो 12 मिनट में पूरा कर लेता है, यानी दोनों में कितने मिनट का अंतर है, 6 मिनट का। मान लीजिए कि दोनों एक ही समय पर दौड़े। अब ये तो बात तय है कि रवि तेज दौड़ता है भाई, है ना। एक ही समय पर दोनों एक दौड़ेंगे तो जिसकी स्पीड तेज होगी वो कुछ समय बाद दूसरे से क्या निकल जाएगा, आगे निकल जाएगा, है ना। तो वो कह रहा है कि ऐसी दौड़ते दौड़ते दोनों कितने मिनट बाद, यदि एक ही समय एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं तो कितने समय बाद प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। मतलब रवि कितने मिनट में पहुंचेगा और जो सोनिया है वो उसी स्थान पर कितने मिनट में पहुंच पाएगी। अब सीधी सी बात है, सोनिया थोड़ा सा लेट आएगी, है ना। तो दोनों के बीच वो हमें अधिकतम समय निकालना है, कम समय नहीं निकालना है, हमें अधिकतम समय निकालना है। और जब हमें अधिकतम समय निकालने की बात की जाए तो निकालते हैं क्या, HCF। और जब कम से कम समय, वो कॉमन समय जो दोनों के बीच में अंतर था निकालना हो तो निकालना है LCM। यहाँ हमें LCM निकालना है दोस्तों। तो ठीक है, हमने सवाल को समझा, अब हम सवाल का हल करने वाले हैं। तो देखिए सवाल के सबसे पहले हमें क्या है, दी गई संख्याएं 18 के आप गुणनखंड निकालेंगे। निकलते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। 12 के निकलते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3। 18 और 12 में आप देख पा रहे होंगे कि 18 और 12 में जो संख्या में कॉमन है वो है 2, है ना। तो 2 हो जाएगा दोनों का HCF। तो हमें HCF तो यहाँ फाइंड करना नहीं है, हमें क्या निकालना है, LCM। LCM निकालने की टेक्निक क्या होती है, आप जो दोनों में कॉमन है उसे एक बार लिखेंगे, इस 2 का जोड़ा नहीं बना तो इसे भी लिखेंगे, अगले में दोनों में 3 दोनों में कॉमन है तो 3 को एक बार लिखेंगे, और अगले 3 का जोड़ा जो नहीं बन रहा है वो लिखेंगे। यानी 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 और 3 पीछे 36, यानी कि ये क्या निकालेंगे, अतः वे 36 मिनट बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, है ना। था ना सिंपल, कितना सिंपल था। तो आशा करते हैं दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम आपको कुछ समझा पा रहे होंगे। आपको यदि वीडियो पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और एंड तक देखा कीजिए ताकि आपको बहुत सारा नॉलेज मिल पाए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।